विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ एम एन रॉय के पॉलिटिकल आइडियाज। मानवेंद्र नाथ राय का राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दृष्टिकोण। यह टॉपिक बी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम सेकेंड ऑप्शन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से दिया गया है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एम एन रॉय के पॉलिटिकल आइडिया, राज्य के बारे में, समाज के बारे में, अधिकारों स्वतंत्रता के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, न्याय के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, साम्यवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद के बारे में। पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ एम एन राय का राजनीतिक विचार। एम एन राय एक प्रबुद्ध राजनीतिक चिंतक थे। उनके राजनीतिक विचार तत्कालीन वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों से संबद्ध है। राजनीतिक जीवन के आरंभ में उनका झुकाव साम्यवाद की ओर था, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में एक मानवतावादी चिंतक बन गए। उनके राजनीतिक विचारों का वर्णन में पहला जो राजनीतिक विचार है वो है संगठित लोकतंत्र पर बल। ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी पर उन्होंने बल दिया था कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो संगठित होना चाहिए, संगठित लोकतंत्र। राय का विचार था कि संगठित लोकतंत्र द्वारा ही वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। उन्होंने कहा कि संगठित लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति आम जनता के हाथों में होगी। आम जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता नहीं होगी। जेपी नारायण की तरह वे देश दलविहीन प्रणाली जेपी नारायण की तरह वे भी मानते थे कि देश में दलविहीन प्रणाली होनी चाहिए, क्योंकि जो दल है वो दलीय तानाशाही को जन्म देते हैं। दलीय प्रणाली में आम व्यक्ति को कोई महत्व नहीं है। दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आम जनता का राजनीतिक शोषण करते हैं। आम जनता के प्रतिनिधित्व के नाम पर दलीय तानाशाही को थोपा जाता है। जनप्रभुता के लिए संगठित लोकतंत्र का होना अति आवश्यक है। एम एन राय ने संगठित लोकतंत्र को भारत में सफल बनाने के लिए कुछ आवश्यकताएं बताई। उन्होंने कहा कि संगठित लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज में अधिकाधिक लोग बौद्धिक हों, उनका सांस्कृतिक स्तर भी ऊंचा हो। उनका मानना था कि कोई भी चुनाव तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि संपूर्ण समाज का बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं है। वास्तविक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज का सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो। यानी संगठित लोकतंत्र में जयप्रकाश नारायण ने पूरी तरह से दलविहीन प्रणाली का समर्थन किया है, वास्तविक लोकतंत्र का समर्थन किया है, और जिसे आम जनता डायरेक्टली जो है राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सके। एम एन राय का दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार है मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग पर बल। उनका कहना था कि वर्तमान समय में भारत के लोगों का बौद्धिक एवं नैतिक स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि वर्तमान संगठित लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए उन्हें एक मॉडल संविधान की आवश्यकता बताई। राय कहता है कि इस मॉडल संविधान में आम लोगों के पास पर्याप्त अधिकार होने चाहिए ताकि वे किसी भी राजनीतिक इकाई को परिवर्तित कर सके। आम लोगों को गांवों, कस्बों, शहरों में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उनका विचार था कि संविधान में लोगों के सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक अधिकारों को भी शामिल किया जाए।
राय का कहना था कि इस मॉडल में अल्पसंख्यकों के साथ साथ आर्थिक अधिकारों को भी शामिल किया जाए। राय का कहना था कि इस मॉडल में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं सांस्कृतिक समानता के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। उन्होंने संगठित लोकतंत्र, संघीय स्वरूप वाली सरकार के गठन पर बल दिया, जिसमें जनमत संग्रह और रिकॉर्ड की व्यवस्था। तो एक प्रकार से एमएन राय ने मॉडल संविधान के निर्माण पर बल दिया था। उनका कहना था कि लोगों का नैतिक स्वरूप इतना ऊंचा नहीं है, इसलिए हमें गांव, कस्बों, शहरों में संप्रभु शक्ति इकाई का प्रयोग करना चाहिए। संविधान में लोगों के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ उनका कहना था कि अल्पसंख्यकों के आर्थिक अधिकारों को भी शामिल किया जाए। एमएन राय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया है। एमएन राय का कहना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा ही व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना अति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके विचार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही सब समाज का निर्माण कर सकती है। उनका मानना था कि सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज में व्यक्ति के सर्वप्रथम लक्ष्य एवं प्राथमिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही प्राप्त करना है। व्यक्ति का पहला लक्ष्य और उसकी प्राथमिकता जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। राय का मानना है कि मौलिक मानवतावाद का उद्देश्य ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, यानी मौलिक मानवतावाद के आधार पर ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता में प्राप्त हो सकती है। एमएन राय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए तर्कशीलता पर अधिक बल दिया। उनका मानना था कि समाज निर्माण में जितनी अधिक तार्किकता होगी उतना ही समाज में लोग स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। उनका कहना है कि मौलिक मानववाद का उद्देश्य है तार्किकता पर आधारित संगठित समाज का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि समाज में जितनी तार्किकता होगी समाज उतना ही अधिक स्वतंत्र होगा। उनका भी यह भी कहना था कि तार्किकता पर आधारित समाज ही संगठित समाज होगा, सर्व समाज होगा। राय मानते हैं कि वर्तमान समय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। उनका विचार था कि धर्म, नैतिकता, अंधविश्वास, अति प्राकृतिक विश्वास मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रास्ते में बाधाएं हैं। राय का मानना है कि समाज और वर्ग भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के शत्रु हैं। राय का मानना था कि समाज को एक साधन के रूप में लिया जाना चाहिए और व्यक्ति को एक साध्य के रूप में। तो एक प्रकार से राय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर काफ़ी बल दिया है। उनका कहना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, जैसे धर्म है, नैतिकता, अंधविश्वास, अति प्राकृतिक सत्ता। ये सभी जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक है। जब तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार तार्किक नहीं होगा तब लोग तर्कशील नहीं होंगे, तर्क और विवेक के आधार पर चिंतन मनन नहीं करेंगे, अपना विचारों का पुष्टि नहीं करेंगे, तब तक जो है वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता। एमएन राय ने दल विहीन लोकतंत्र का भी समर्थन किया है। एमएन राय ने जयप्रकाश नारायण की तरह दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया। उनका विचार था कि दल भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य किसी न किसी तरीके से राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना है। राजनीतिक दलों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए चाहे किसी भी
अनुचित माध्यम का सहारा लेना पड़े वे संकोच नहीं करते। राजनीतिक दल धन के माध्यम से अपनी ही राजनीतिक शक्तियों का विस्तार करते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए दल नैतिकता व ईमानदारी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। हेमन रॉय का कहना था कि वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य के नाम पर राजनीतिक दल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। दल आम लोगों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों को जन कल्याण के नाम पर नष्ट करते हैं। राय का मानना है कि राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र की लोकतंत्र की वास्तविकता को दलीय तानाशाही से पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा के नाम पर राजनीतिक कुटिलता सिखाते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एवं नेता वे दलीय रेखा से ऊपर उठकर जन हितकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की आवाज़ नहीं उठा सकते। राय का मानना था कि दल लोकतंत्र का गला घोंटते हैं और दलीय तानाशाही को बनाए रखने के लिए नित नए प्रयास करते हैं। राय ने मौलिक लोकतंत्र के लिए दलीय व्यवस्था को एक रुकावट माना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हेमन रॉय भारत में पार्टीलेस डेमोक्रेसी के समर्थक थे। उनका मानना था कि राजनीतिक दल जो है वो नाम मात्र का लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। राजनीतिक दलों में कोई नैतिकता नहीं होती, न ही वो जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों का कार्य अपनी दलीय हितों की पूर्ति करना है और लोकतंत्र की जो वास्तविकता है वो दलीय तानाशाही से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा नहीं देते, बल्कि राजनीतिक कुटिलता सिखाते हैं कि कैसे राजनीतिक पदों को कुटिल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो भी अपनी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम से ऊपर उठ करके जनहित में, देश हित में, समाज हित में, मानवता के हित में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कुछ भी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ भी जारी करती है, अनुशासनहीनतात्मक कार्रवाई कर सकती है। तो राय ने कहा कि रेडिकल डेमोक्रेसी में जो पार्टी सिस्टम है वो एक बड़ी रुकावट है। हेमन राय ने मानवतावादी राजनीति पर भी बल दिया, ह्यूमनिस्ट पॉलिटिक्स। मानववादी राजनीति कौन सी है? राय ने भारत में परंपरागत राजनीति अथवा दलीय राजनीति पर कड़ा प्रहार किया। उनका विचार है कि दलीय राजनीति मानव केंद्रित नहीं है, बल्कि यह दलीय केंद्रित होने के कारण दलीय हितों को प्राथमिकता देती है। उनका विचार था कि लोकतांत्रिक राजनीति में हम दलीय राजनीति से बचना होगा, क्योंकि दलीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य उचित या अनुचित तरीके से शक्ति ग्रहण करना है। शक्ति ग्रहण करने के बाद शक्ति का दुरुपयोग करना है। उनका विचार था कि राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए व्यक्तिगत केंद्रीय राजनीति पर अधिक ध्यान देना होगा। मानववादी राजनीति में मानवीय आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजना होगा। मानववादी राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सकता है। हेमन राय का कहना है कि हमें परंपरागत राजनीति को छोड़ करके मानववादी राजनीति करनी चाहिए। लोकतांत्रिक राजनीति में हमें दलीय राजनीति से बचना होगा। उनका कहना था कि शक्ति ग्रहण करने के बाद सभी दल तानाशाह हो जाते हैं और मानवीय आधार पर कोई फैसले नहीं लेते। मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण पर राजनीतिक दलों का कोई फोकस नहीं होता। हेमन राय का यही मानना था कि मानव केंद्रित राजनीतिक वास्तविक अथवा मौलिक लोकतंत्र है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी जो राजनीति है वो मानव केंद्रित होनी चाहिए, दल केंद्रित नहीं होनी चाहिए। दल केंद्रित में दलीय हितों को प्रेफरेंस दी जाती है। मानववाद की राजनीति में मानवीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है।
राय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में लोगों को मौलिक लोकतंत्र के विषय में राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। राय का मानना है कि सच्ची स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ही निहित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी शासन व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। राय का कहना था कि भारत में मानव केंद्रित राजनीति होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त हो सके। राय ने सामाजिक क्रांति पर भी अपने विचार प्रकट किए। राय का कहना था कि राजनीतिक क्रांति के लिए सामाजिक क्रांति का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रांति व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होनी चाहिए। उनका मानना था कि बड़े सामाजिक परिवर्तन महान मनुष्यों की पहल से ही आरंभ होते हैं। उनका अनुसरण व्यक्ति भीड़ का नेतृत्व करते हैं और समाज उनका अनुसरण करता है। राय सामाजिक परिवर्तन को व्यक्ति केंद्रित मानते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य बौद्धिकता के बल पर अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। राय का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्ष से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सामाजिक क्रांति का होना आवश्यक है। सामाजिक क्रांति के लिए मनुष्य को तर्कशीलता के आधार पर समाज को जागरूक और प्रेरित करना चाहिए। तो एक प्रकार से एमएन राय ने कहा है कि हमें सबसे पहले राजनीतिक क्रांति करने की आवश्यकता है, सामाजिक क्रांति करने की आवश्यकता है। और सामाजिक क्रांति में समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हो, समाज का प्रत्येक व्यक्ति तर्कशीलता के आधार पर हर तरह की घटनाओं का, तथ्यों का, विश्वासों का विश्लेषण करे। अगर व्यक्ति में तर्कशीलता नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसको दी नहीं जाती, तो सामाजिक क्रांति संभव नहीं है। और सामाजिक क्रांति संभव नहीं तो राजनीतिक क्रांति कैसे की जा सकती है। एमएन रॉय ने कार्ल मार्क्स के क्लास स्ट्रगल और श्रमिक वर्ग की तानाशाही का विरोध किया है। उनका मानना था कि मनुष्य एक बौद्धिक एवं तर्कशील प्राणी है। मनुष्य अपनी बौद्धिकता एवं तर्कशीलता के आधार पर संगठित समाज का निर्माण कर सकता है। राय का कहना कि व्यक्ति की जितनी अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, समाज उतना ही समाज में संबंधों को मजबूत किया जाएगा। राय का मानना है कि समाज एक साध्य नहीं बल्कि एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। एक स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकता है। राय का विचार है कि मनुष्य से ही संसार का निर्माण हुआ है। मनुष्य ही सामाजिक परंपराओं व रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए समाज को जागरूक एवं प्रेरित करता है। राय सामाजिक क्रांति के लिए व्यक्ति को प्रमुखता प्रदान करता है। तो एक प्रकार से राय के विचार में सामाजिक क्रांति अति आवश्यक है और उसमें भी जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है। उसके अभाव में किसी प्रकार की क्रांति नहीं लाई जा सकती। एमएन रॉय ने लोकतांत्रिक राज्य की धारणा को भी प्रतिपादित किया। एमएन रॉय ने कहा कि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए हमें लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करनी चाहिए। उनका विचार था कि एक लोकतांत्रिक राज्य में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उसके किसी भी तरह के राजनीतिक अवरोधों का सामना नहीं करना पड़ता। राय के विचार में लोकतांत्रिक राज्य के लिए शक्तियों का भी केंद्रीकरण होना अति आवश्यक। आम व्यक्ति को सरकार के निर्णय निर्माण में प्रत्यक्ष भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक राज्य में चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने चाहिए। लोकतांत्रिक अथवा आदर्श राज्य में लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। एमएन रॉय का कहना है कि लोकतांत्रिक राज्य का आधार जनहित होता है। राज्य आम व्यक्ति के हितों को संरक्षण प्रदान करता है। लोकतांत्रिक राज्य का आधार शक्ति ग्रहण करना नहीं बल्कि जन कल्याण करना है। वास्तव में लोकतांत्रिक राज्य में सरकार जनता की होती है।
राय का कहना है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में लोगों को पूरी तरह से राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इस राज्य की संरचना एवं कार्यप्रणाली पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित होती है। राज्य हमेशा व्यक्ति के हित में कल्याणकारी कार्य करता है। हेमन राय ने अपने डेमोक्रेटिक स्टेट के कंसेप्ट में कहा है कि इसमें पूरी तरह से व्यक्ति को केंद्रित किया जाए। लोकतांत्रिक राज्य का आधार जो है वो बताते हैं कि शक्ति ग्रहण नहीं बल्कि जन कल्याण होता है, और लोकतांत्रिक सरकार वास्तव में जनता की सरकार होती है, जनता के कल्याण के लिए होती है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को केंद्रित किया जाता है। इसमें दल का कोई कल्याण नहीं, लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। हेमन राय ने अपने राजनीतिक विचारों में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का भी वर्णन किया। उनका विचार है कि धर्म से राजनीति में पक्षपात व पिछड़ापन बढ़ता है। धर्म राजनीति में तर्कशीलता पैदा नहीं होने देता। धर्म के आधार पर राजनीति व्यक्ति केंद्रित नहीं धर्म केंद्रित हो जाती है। हेमन रॉय कार्ल मार्क्स के तरह धर्म और धार्मिक संस्थाओं की निंदा करती है, क्योंकि इससे अंधविश्वास और पिछड़ापन बढ़ता है। राय का विचार है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ही आम जनता के हित में है। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की नीतियाँ व्यक्ति केंद्रित है, उसमें किसी समुदाय विशेष के हितों को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। धर्मनिरपेक्ष राज्य ही राजनीति में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लाता है। राय के विचार में एक प्रकार से धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म से पिछड़ापन बढ़ता है, धर्म से अंधविश्वास बढ़ता है, धर्म से पक्षपात बढ़ता है। धार्मिक राजनीति में किसी प्रकार के स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसमें देश का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य में ही जनता के हित की बात की जाती है। धार्मिक राज्य में एक धर्म विशेष के लोगों का संरक्षण किया जाता है, इससे पूरे समाज का विकास नहीं होता, समाज में संघर्ष पैदा होता है, और जब समाज में संघर्ष पैदा होता है तो देश की एकता और अखंडता के लिए भी चुनौती लगातार बनी रहती है। तो इसलिए राय ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ही राजनीति में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लाता है। हेमन राय ने मौलिक मानवतावाद की धारणा को भी प्रस्तुत किया। ये उनका नवीन विचार है। मानवतावादी विचारों से प्रेरित होकर 1951 में प्रकाशित पत्रिका स्वतंत्र भारत का नाम बदलकर उन्होंने मौलिक मानवतावाद रख दिया। हालांकि मानवतावादी विचार काफ़ी पुराना है, लेकिन हेमन राय ने इसे एक नवीन दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया, जैसे नव मानववाद, न्यू ह्यूमनिज्म, मौलिक मानववाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म, वैज्ञानिक मानववाद, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म का नाम दिया गया। हेमन रॉय का मानवतावाद इस दृष्टिकोण से नया एवं मौलिक इसलिए लगता है क्योंकि यह हर तरह से व्यक्ति केंद्रित है। बाकी जितने परंपरागत मानवतावादी चिंतक हुए हैं, उन्होंने अपने मानवतावादी विचारों में मनुष्य को सेंटर्ड नहीं किया, मनुष्य को गोल नहीं माना। और हेमन राय का जो विचार है वो पूरी तरह से समाज केंद्रित नहीं बल्कि व्यक्ति केंद्रित है। वह व्यक्ति समाज और राज्य में व्यक्ति को प्रमुख मानता है, वह व्यक्ति को साध्य मानता है और समाज को साधन। राय के विचार में व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। राय का कहना है कि यदि हम एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें व्यक्ति केंद्रित योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंच सके। राय का यह भी कहना है कि साम्यवाद में समाज को ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाता है, व्यक्ति को कम। साम्यवाद में समाज के नाम पर व्यक्ति की गरिमा, सम्मान व स्वतंत्रता को नष्ट किया जाता है, क्योंकि पूरी तरह से उसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर बल दिया जाता है। सर्वहारा वर्ग में व्यक्ति का जो गरिमा है, स्वतंत्रता है, वो लोप हो जाती है और समाज की स्वतंत्रता जो है वो उभर के सामने आती है। तो राय मानता है कि
उनके विचारों में समाज और राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति समाज और राज्य के लिए। राय ने अपने वैज्ञानिक मानवतावाद में न केवल साम्यवादी प्रणाली बल्कि उदार लोकतंत्र की भी निंदा की है। उनका कहना था कि इन प्रणालियों वाले देशों में भी व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, बल्कि समाज के नाम पर व्यक्ति केंद्रित राजनीति को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। जो राजनीति है पश्चिमी देशों में वो समाज केंद्रित है, एशियन में भी समाज केंद्रित है। राय का मानना है कि साम्यवाद और लोकतंत्र दोनों ही प्रणालियों में राजनीतिक दल शक्ति को असीम मात्रा में ग्रहण करते हैं। राजनीतिक दलों का उद्देश्य व्यक्ति कल्याण नहीं बल्कि समाज कल्याण है, और समाज कल्याण के नाम पर जो है दलीय कल्याण को प्रमुखता दी जाती है। राय का कहना है कि मौलिक मानवतावाद के बारे में मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह पूरी तरह से उचित है, बल्कि इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि मुझे इसे विरोधाभास लगा या इस परीक्षण में सफल नहीं हुआ तो मैं विचार त्यागने में जरा सा भी नहीं हिचकूंगा। यानी हेमन राय का कहना था कि उनके मौलिक मानवतावाद में समाज केंद्रित नहीं बल्कि व्यक्ति केंद्रित जो है हर तरह से कार्य किए जाते हैं। उनके दृष्टिकोण में समाज जो है वो केंद्रित नहीं है बल्कि व्यक्ति केंद्रित है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की मान सम्मान जो है वो प्रमुख है। मार्क्सवाद के संबंध में भी हेमन राय ने अपने विचार दिए हैं। उनका कहना था कि भारत की सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद में है। राय ने मार्क्स की तरह सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए आह्वान किया। राय भी मार्क्सवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण बदल गया और उन्होंने रूस में स्टालिनवाद का विरोध किया। उनको साम्यवादी कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया गया। 1946 में पूरी तरह से मार्क्सवाद की तरफ बढ़ गए थे। उन्हें लगा कि मार्क्सवाद समाज की वकालत करता है, व्यक्ति की नहीं। समाज के नाम पर मार्क्सवाद में व्यक्ति के सम्मान व गरिमा को ठेस पहुंचती है। राय का मानना था कि मार्क्सवादी सिद्धांत अमानवीय एवं अवैज्ञानिक है। राय ने मार्क्स से अलग हटकर भौतिकवाद की व्याख्या की। राय ने अपने विचारों में वैज्ञानिक राजनीति पर बल दिया, साइंटिफिक पॉलिटिक्स। उनका कहना था कि हमारी राजनीति में संकीर्णता व रूढ़िवाद नहीं होना चाहिए। राजनीति अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास, रूढ़िवाद से पूरी तरह से मुक्त होनी चाहिए। राजनीति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क के आधार पर डील किया जाए। राय का मानना था कि मार्क्सवाद व्यक्तिगत की गरिमा का कोई महत्व नहीं है। मार्क्सवाद में व्यक्ति की गरिमा का कोई महत्व नहीं है। राय ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भी आलोचना की। उनका मानना था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, संसार में परिवर्तन करने के लिए कोई क्रांतिकारी दिशा स्पष्ट नहीं करता। हेमन राय के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत। हेमन राय ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर भी संदेह किया है। उनका मानना है कि इतिहास के अध्ययन में बहुत से सामाजिक वर्गों का पता चला है। राय का मानना था कि समाज में दोगलों के साथ साथ मध्यम वर्ग का भी, दो वर्गों के साथ साथ मध्यम वर्गों का भी योजनाओं को गहरे से प्रभावित किया। राय का यह भी मानना था कि भौतिकवाद के बढ़ने से मध्यम वर्ग की संख्या में विस्तार हुआ है। यानी राय का यह कहना है कि कार्ल मार्क्स दो ही वर्ग बताता है, हैव एंड हैव नोट्स, जबकि हेमन राय कहता है कि तीसरा वर्ग भी है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच मध्य वर्ग है, और मध्य वर्ग की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और धर्म और राजनीतिक व्यवस्था सभी को प्रभावित करता है। राय ने मार्क्सवाद में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की भी आलोचना की। राय का विचार है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में मानव जाति के प्राथमिक इतिहास की व्याख्या नहीं की गई। राय का मानना है कि इतिहास से पता चला है कि मनुष्य ने आर्थिक अभाव में ही संतुष्ट जीवन जिया है। यानी हम आर्थिक आधार पर किसी व्यक्ति की स्थिति को निश्चित नहीं कर सकते, बल्कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी उन्होंने भी इतिहास में संतुष्टि का जीवन जिया है।
हेमन राय ने राष्ट्रवाद के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। राय सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद हेमन राय सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद से परिवर्तित हुए, लेकिन उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद के संबंध में उनके विचार मौलिक एवं प्रासंगिक हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रवाद एक भावना है जो व्यक्ति की अधीनस्थ भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है। राष्ट्रवाद के नाम पर दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता को नष्ट करता है। उनके विचार में राष्ट्रवाद एक तरह से व्यक्तियों का भावनात्मक शोषण है। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर अनेक तरह से प्रतिबंध लगाता है। उनका विचार है कि राष्ट्रवाद की चरम सीमा व्यक्ति की आत्मा को नष्ट करती है। इतिहास का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जब जब राष्ट्र चरम स्थिति पर पहुंचा है, यह फांसीवाद, नाजीवाद, स्टालिनवाद के रूप में उभर कर सामने आया। राष्ट्रवाद की कट्टरता ने ही इटली, जर्मनी और रूस में मानव की गरिमा को ठेस की है, नष्ट किया है। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र युद्धों को बढ़ावा देते हैं, जिससे मानवता का अंत होता है। राय का विचार है कि राष्ट्रवाद कभी भी तर्कशील नहीं होता, जिससे यह व्यक्ति के साथ वैज्ञानिक व्यवहार करे। राष्ट्रवाद वो भावना है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के रास्ते में बाधा बनता है। राय का मानना है कि राष्ट्रवाद के नाम पर साम्राज्यवाद और युद्धों के द्वारा मानवता को नष्ट करते रहते हैं। राय के विचार में राष्ट्रवाद एक पुराने समय की बात हो चुकी है। वर्तमान संदर्भ में ये व्यक्ति केंद्रित राष्ट्र राजनीति का समर्थन करते हैं ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। राय ने अंतर्राष्ट्रीयवाद, राय को भारत में एक अंतर्राष्ट्रीयवादी चिंतक के रूप में भी जाना जाता है। उनका समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु राष्ट्र नहीं बल्कि व्यक्ति है। उन्होंने हमेशा व्यक्ति केंद्रित मैन सेंटर्ड राजनीति का समर्थन किया है। उनके विचार में पूरी पृथ्वी एक परिवार है जिसमें व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान है। वे भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक सीमाओं से परे व्यक्ति को सर्वोच्च मानते हैं। उनके विचार में व्यक्ति की गरिमा, सम्मान व स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी देश या भौगोलिक क्षेत्र हो। वे समाज व राष्ट्र से ऊपर व्यक्ति को मानते हैं। उनका कहना है कि समाज और राष्ट्र व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए। उनके विचार में संपूर्ण मानवता राष्ट्रवाद में बटी हुई है। व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र को महत्व दिया है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो रही है और राष्ट्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीयवाद के मार्ग में एक बड़ी बाधा राष्ट्रवाद की संकीर्णता है। उनके विचार में राष्ट्रवादी नहीं बनने देता। उनका मानना था कि राष्ट्रीय राज्य की धारणा समाज में संकीर्णता पैदा करती है। यह भौगोलिक, सांस्कृतिक आधार पर मानव को मानव से अलग करती है। उनका विचार है कि अंतर्राष्ट्रीयवादी सोच को विकसित करने के लिए राष्ट्रों को व्यक्तिगत केंद्रित राजनीति करनी होगी। व्यक्ति में संपूर्ण मानवता के कल्याण का दर्शन स्थापित करना होगा। उनका मानना है कि व्यक्ति की समस्याएं और चुनौतियां किसी भी भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं बल्कि यह वैश्विक है। लेकिन राष्ट्रवाद को विकसित नहीं होने देती। राय ने साम्यवाद को भी अंतर्राष्ट्रीय विरुद्ध के विरुद्ध माना। उनका मानना था कि साम्यवाद भी समाज के नाम पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता को नष्ट करता है। उनका मानना था कि संपूर्ण विश्व में श्रमिक वर्ग एक जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय सीमाओं में बंद कर श्रमिक के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय नीति या समाधान नहीं निकला। राय चाहते थे कि संपूर्ण विश्व में व्यक्ति को प्रमुख करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण हो। तो इस प्रकार हेमन राय ने न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लोगों के लिए मानव केंद्रित राजनीति की वकालत। उनका मानना है कि विश्व में सभी राष्ट्र ऐसा करते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, राष्ट्रवाद के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है। इसलिए पूरी दुनिया में मानव केंद्रित राजनीति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो आज का हमारा टॉपिक हेमन रॉय के राजनीतिक विचारों से रिलेटेड था। हेमन रॉय के राजनीतिक विचार क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है, राजनीतिक
दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक उनका जो आयाम है वो किस प्रकार के हैं। तो अमन राय से रिलेटेड ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।